वर्ष 1997 से शुरू हुआ गूंज महोत्सव आकार बढ़ता चला गया, लोगों का जुड़ाव बढ़ता चला गया। अब गूंज उम्मीद है सिल्ली का, पहचान है झारखंड का और उन लाखों युवाओं का जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये सब कुछ प्रयास सफल हुआ, इसके पीछे एक सोच पहले काम करती है। कैसे हो पाए ये संभव, ये सब हम बात करेंगे। हमारे साथ गुंज परिवार के संयोजक संरक्षक हैं उनके, और यहाँ सिल्ली विधानसभा के विधायक भी हैं सुदेश महतो जी। सुदेश जी, पहले तो सफ़र जो शुरू हुआ होगा काफ़ी छोटा होगा, कोई नोटिस भी नहीं करता होगा। कभी कल्पना किया था कि आप इतना लोग गुंज में जुड़ेगा? आप जब प्रारंभ निश्चित रूप से जब किए थे तो मेरा कंसेप्ट का सेंटर हुआ कर रहा था स्टेट की परिचय भाषा आधारित, संस्कृति आधारित। इस राज्य को बिहार के और बिहार से अंतर दिखाने की ताकत थी, क्षमता है, उसका एक परिवेश बनाना इसका उद्देश्य था। उसी के तहत गूंज हमारा जो हमारा ट्रेडिशन एकत्रित करने के मकसद से इसको प्रारंभ हम लोग समय बदला और जवाबदेही जैसे बदली, हम रूप विकास का एक मापदंड बन चुका है सिल्ली का। और ये उदाहरण है पूरे प्रदेश के अंदर में आज के दिन में कि हम लोग ने भव्यता दी है। जब हम लोग ने कला संस्कृति क्षेत्र को छुआ तो ये केवल एक मंच नहीं है जहां झारखंड के सभी कला संस्कृति को मंच देने का, ये मंच है जो मंच अपनी कृति और कीर्तिमान स्थापित करने का। ये आज के दिन में इस देश के अंदर में हमारी इस लोकेलिटी में छऊ बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्धि पाई है। और ये केवल इस देश के अंदर नहीं, विदेशों में भी इसके कार्यक्रम चलते रहते हैं। और इसी को केंद्रित करते हुए, चूँकि वीर रस पर आधारित ये नृत्य है, तो इसी को केंद्रित करते हुए पहली बार हम लोगों ने एक साथ छऊ, चूँकि 20-25 कलाकारों के बीच का एक कार्यक्रम हुआ करता था, इसको हम लोगों ने एक रिकॉर्ड कार्यक्रम के रूप में इसको जनरेट किया। और उस 5,000 से ज़्यादा लगातार 2 वर्ष तक इसी मैदान में कलाकार एक साथ एक ताल एक धुन पर कार्यक्रम किए हैं। आज के दिन में ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो चुका है। यहाँ पहली बार छऊ भी कोई पढ़ाई है, छऊ पढ़ाई हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। हाँ, छऊ पढ़ाई है और इसके क्लासेस यहीं पर होते हैं। छोटे बच्चे अपना भविष्य उस स्कूल के माध्यम से, छऊ के स्कूल या उसके क्लास के माध्यम से खुद को तैयार करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। इतनी समृद्धि इस कला के साथ जुड़ी हुई है, आप यहाँ आके देख सकते हैं। उनके क्लास चलते हैं, उनकी एकेडमीज यहाँ पर चल रहे हैं। बच्चे यहाँ तक कि गर्ल्स भी इसको सीख रहे हैं और इस कार्यक्रम को नेतृत्व दे रहे हैं। भारत के कोई भी नेशनल फंक्शन होता है, वहाँ हमारे छऊ का नेतृत्व वहाँ आपको यहाँ से जाके दिखाएगा। कौन बनेगा करोड़पति में अभी अमिताभ बच्चन ने भी इसका जिक्र किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये 2023 का रहा आपका गुंज महोत्सव, पहला दिन तो आप महिलाओं को डेडिकेट किए, दूसरा दिन किसानों को और तीसरा दिन युवाओं को। युवा अपने आप में एक फोर्स है, ताकत है, पर वो बाउंडेशन में नहीं रहता। अगर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होता है तो वो बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ से उसको वापस लाना मुश्किल होता। तो उस सोच में क्या किया गुंज परिवार ने कि यहाँ के लोगों के लिए वो फोर्स कैसे भविष्य का भी काम करे, राज का नेतृत्व। देखो, पहले तो किसान पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी ऑर्गेनाइज किसान हमारे हैं नहीं, इससे संबंध और रिश्ता टूटते जा रहा है। सरकारें, भारत सरकार, राज्य सरकार खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जिस खेती इस क्षेत्र में होनी चाहिए, जैसे कुछ प्रसिद्धि लोगों ने पाई है, एरिया वाइज क्षेत्र का परिचय बन चुका है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, दोनों को केंद्रित करते हुए तो कुछ प्रारंभ इसमें हुए हैं, कुछ सुविधाएं प्रदान की गई है। और सोनखा के तट पर हम लोगों ने इस बार, अगर आप कहेंगे तो बड़ा एक एरिया, तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक एक टारगेट करके सोनखा के किनारे जो किसान खुद से उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं या उत्सुक हैं, उन सभी को हम लोग ने इस बार केंद्रित करते हुए उनको बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्लान किया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10-10 किलोमीटर तक तार बिछा के उनको अलग ट्रांसफार्मर देके उनको सुविधा दे रहे हैं। वो मुफ्त होगा? ये बिजली जरूर मुफ्त नहीं होगी, चूँकि सरकार
सिटी आधारित है, ये सुविधा मिलना ज़्यादा, तार खींच हैं या काम नहीं कर पाते हैं, जो इच्छुक हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उत्पादन क्षमता उनकी बढ़े, उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव आए और उनकी कमाई बढ़े। एकदम केंद्रित करके हमको काम करना है। हमारे खेत देखो बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि हमारे एरिया में केवल एक खेती हम लोग कर पाते हैं। अधिकतर 80% हमारे खेत आप देखेंगे कि केवल धान के बाद खुले रहते हैं। 6-6, 7-7 महीना इस देश में जो कल्चर है हमारा, जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी स्टेट है, वो ऐसा खाली छोड़ता नहीं। छोटा से छोटा सिक्किम पहाड़ी जैसे जगह में जाइए, वो जो भी जगह उनके लिए काम करने का है वहाँ कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं। हमने उस ओर प्रोत्साहित किया ही नहीं। हमारा जो सिंचाई क्षेत्र है वो अभी भी 10% को पार नहीं कर पाया है। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है, मार्केट भी उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। हम लोग केवल 100 योजनाएं एक साथ लेते हैं। मैंने विभाग को देखा, मैं जो सोचता हूँ लगभग विभाग के अंदर ही चीज़ें होती है, लेकिन विभाग के पास एक योजना, 100 योजना और एक योजना। अब बताओ, इतना बड़ा 32,000 का गाँव और इतनी बड़ी आबादी, जिसके 70-80% लोग किसान और खेती आधारित लोग हैं। अब इन लोगों के लिए एक योजना करेंगे तो 100 साल बीत जाएंगे, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरत है मेंटली इनको तैयार करना, मानसिक रूप से किसान को तैयार करना और किसान के पीछे खड़ा रहना। तब जाके उनको देने वाली जो सुविधा का भी कोई मतलब निकलेगा। नहीं तो आप अधिकतर देखेंगे कि सरकार की सुविधा को एक मुश्त मिलने वाली सुविधा मानकर वो जो काम और जो सपने उसके पीछे संजोया जाता है, उस पर काम नहीं हो पाता है। वही परिणाम फिर अगला बजट का इंतजार करते हैं। तो किसान के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, यूथ को खेती से जोड़ने की जरूरत है। ये बहुत काम है अभी इसके अंदर में। आप जब बोलते हैं पढ़ाई, दवा और न्याय, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं यूथ के बारे में आप हमसे पूछ रहे थे कि यूथ को जो होता है तीसरा दिन आज के दिन में, तो यूथ करते हैं, तो यूथ मतलब एक युवा शक्ति, किशोर अवस्था के बाद की अवस्था है। तो अधिकतर लोग, हम लोग का इन जनरल गांव घर में लोगों का दबाव रहता है पढ़ाई को लेकर। माँ बाप का इन जनरल उनके व्यक्तिगत भी रहता है कि शायद मैं पढ़ लिख लूँगा तो मैं शायद कुछ पा सकता हूँ। और बीच के समय में लोगों ने इसी विषय को छेड़ा है, पढ़ाई कंप्लीट मतलब वो उसका अंत नौकरी तक होगा। ऐसा हो नहीं सकता है, नौकरी बड़ा सीमित है, ये वास्तविकता है। लेकिन हमारी इस सरकार ने बहुत ख्वाब दिखाए हैं। इस सरकार ने वास्तविकता से इतर बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं। इतनी बड़ी 40 लाख बेरोजगार है, 40 साल से नीचे 40 लाख लोगों के हाथ में कोई काम नहीं। सरकार के पास बची नौकरी, हमेशा हम बोलते हैं 3 लाख से 3.25 लाख नौकरियां हैं, जो वो चाहे तो दे सकती है, वो दे सकते हैं। वो परिवार को 3.5 लाख परिवार को देंगे। हम जितनी नौकरी हमारे पास नहीं, उतने हमारे करीबन 8 से 12 लाख हमारे बच्चे उस रोजी रोटी के लिए बाहर काम करने जाते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है। अब ये इसका परिचय ही बदल चुका है, ये लेबर स्टेट के रूप में हमारा परिचय हो चुका है। और 3 लाख के अंदर में 4 साल से गुत्थी को सुलझाने में सरकार लगी है, 3 निर्णय ले नहीं पाती है। उनसे इतर मेरी कोशिश इस बार की रही है कि कोई भी देश, गांव या फिर राज्य का तरक्की का मूल मानक और मूल आधार है कि वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ के लोगों को शिक्षा कैसे दी जा रही है। अगर मैं किसी कंपटीशन का ही सोच रहा हूँ, मैं किसी नौकरी को ही अगर मानक मान के काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो क्वालिटी चाहिए कि भारतवर्ष के प्रतियोगिता परीक्षा में मैं अव्वल आ सकूँ। राज्य भर के उस 100 नौकरी के लिए जब फाइट होगा तो मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। ये क्षमता वर्धन करना पड़ेगा। क्षमता वर्धन कहाँ होगा? प्रारंभिक विद्यालय से। जब आप प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों को शिक्षक मिलेंगे, उनकी पढ़ाई होगी, घंटी आधारित पढ़ाई होगी, विषयवत पढ़ाई होगी, तब जाके बच्चे नीचे से मजबूत होते जाएंगे। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, जिस प्रदेश में 30,000 टीचर के पद रिक्त हैं, जहां आप कई सालों से, कई वर्षों से शिक्षक विद्यालय में है ही नहीं। एक एक शिक्षक से यहाँ के आधे से ज़्यादा विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, या फिर वो एक बोलिए कि उसका रखवाली करते हैं। वो पढ़ा तो नहीं पाते हैं, विद्यालय की रखवाली कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में इस राज्य के शैक्षणिक व्यवस्था पर क्या कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? आजकल लोग रैंक देखते हैं, आपके कौन सा विद्यालय इस प्रदेश का देश में रैंक रखता है, कौन सा महाविद्यालय किस रैंक में है, थोड़ा देखिए। वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, उनके बारे में कभी भी कोई एग्ज़ाम या कहीं पर भी उनके लिए अगर नौकरी या नियोजन का कोई भी मामला या सामने आएगा, तो निश्चित रूप से उसके पढ़ाई बैकग्राउंड को लोग देखते हैं। आजकल रैंडम ऐसे होता नहीं है। आजकल कंपटीशन में आपको जाना पड़ेगा, तो कंपटीशन आधारित आपको काम करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए 2-3 साल से, जब से हम लोग
मैं फोकस इस एरिया को लेकर मैं कालीमोहन गुंज को एक माध्यम मेरा प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम सभी लोगों ने कोशिश किया कि ग्रामीण विद्यालयों में सरकार टीचर उपलब्ध कराए, सरकार बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं, हमारी कोशिश से अगर ये बदल सकता है तो हम लोग को बदलना चाहिए। इसीलिए पिछले बार हम लोग ने गाँव के जो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी विद्यालय हैं, सारे विद्यालयों में हम लोग ने ब्लैक बोर्ड से बच्चों को स्मार्ट क्लास की ओर टर्न अप कराए हैं, स्मार्ट बोर्ड देने का काम किया है, ताकि तकनीकी के साथ अपने अध्ययन को वो मजबूत कर सके और जो किताब से जो हम लोग पढ़ते थे उसको ऑडियो विजुअल सिस्टम से वो पढ़ाई पूरा कर सके, ताकि उनकी याददाश्त रखने में उनको मदद मिले। और वो सारी चीज़ें जो सीधे तौर पर टीचर किताब से उठा के सिलेबस के आधार पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो आप ऑडियो विजुअल सिस्टम से सारे को सिलेबस के आधार पर आप पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने मैथ, इंग्लिश, साइंस को भर दिया, चूँकि इस पर ज़्यादा फोकस रहता है और शायद ये मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो उनको हम लोग ने दिया है। तो इस अवस्था, किशोर अवस्था का दूसरा पार्ट ये भी है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग पढ़ाई में जाए। मैंने उस अवस्था को, जब किशोर अवस्था से लेकर युवा अवस्था के बीच में जहां उम्र में सबसे ज़्यादा भटकाव होता है, उस अवस्था को नियंत्रित करने के लिए मैंने ये भी तैयार किया कि अगर बच्चे खेल के मैदान में जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि वो भविष्य वहाँ भी सुनिश्चित कर सके। अगर उनको पढ़ाई में मन है तो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर आए, और अगर उनको खेलने के मन में है तो उनको बेहतर कोच मिले, बेहतर मैदान मिले, बेहतर कंपटीशन मिले। हमने उसकी तैयारी की कई वर्षों से। एक हम लोग ने आर्चरी को सामने रखकर काम किया, बुसू को सामने रखकर काम कर रहे हैं। देखो आज परिणाम निकल रहे हैं। विश्व की कोई भी स्पर्धा हो, वहाँ पर सिल्ली की लड़की या सिल्ली का कोई लड़का आपको इस एकेडमी का कोई ना कोई आपको दिखाई दे रहा है। ये है उपलब्धि, ये है इसकी मेहनत और इसके पीछे का समर्पण। उसी तरह से अभी हम लोग स्कूलिंग में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। स्कूल के साथ हम लोग +2 स्कूल जो विद्यालय आ रहे हैं, जो महाविद्यालय आ रहे हैं, उसको भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक गांव, मेरा तो एक गांव है, एक ब्लॉक है। अब बताओ, एक ब्लॉक कम से कम ये तो है जहां केजी से पीजी की पढ़ाई संभव है। यहीं पर आप क्लास 1 में भी जा सकते हैं, वहीं पर आप यहाँ से लेकर मास्टर डिग्री भी यहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सराउंड 5, 10, 20 किलोमीटर के अंदर में ये सुविधा आपको बहाल है। हम लोग ने अभी और इस बार अगर गुंज 2023 की बात करें तो तकनीकी रूप से इसको और आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ने VR लैब का अभी यहाँ पर तैयार करवाया। यहाँ पर रोबोटिक जो हमारा लैब आ रहा है, ये सारी चीज़ें तकनीकी रूप से साइंस के क्षेत्र में और मजबूत बच्चों को देगा। ये तैयारी हमारी चल रही है। हमने कोचिंग सेंटर, जो मैंने कहा था कि गाँव के बच्चों को तैयारी के लिए उनके माँ बाप में इतनी ताकत और क्षमता नहीं होती है। मैंने बताया था आपको कि एक बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से रांची जाकर पढ़ाना, वहाँ रखना और आने जाने का खर्च कम से कम 6,000 रुपया होगा। पढ़ाई का खर्च अलग है, कंपटीशन की तैयारी का खर्च अलग है। ये हर परिवार वहन नहीं कर सकता। मैंने बताया आपको, बहुत कम ऐसे हैं जो क्लास 8 या 10 के बाद आगे की पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि परिवार की मजबूरी है। परिवार की आजीविका मजदूरी से चलती है और उस माँ बाप में इतनी क्षमता नहीं होती कि परिवार के बच्चे 2 या 3 या 4 जो भी बच्चे हैं उनको हम सीधे आगे की पढ़ाई करा पाएँ। और अंततः गरीबी के कारण उन बच्चों को पढ़ाई से मुंह मोड़ना पड़ता है और आजीविका की तलाश में दर दर भटकना पड़ता है। हमारी कोशिश है ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को वो सारी सुविधाएं उनके गांव के अंदर, उनके ब्लॉक के अंदर में मुहैया कराया जाए, ताकि जो बच्चे तेज हैं, जिनमें क्षमता है, उनकी क्षमता न रहे, कोई बच्चा अभाव में अपनी प्रतिभा न खो दे। यही तैयारी हमारी है। तो क्या वो जब स्टैंडर्ड आप मेंटेन करने की बात करते हैं, कई बच्चों के मन में रहता है कि हम रांची में पढ़ें, कोटा में जाके पढ़ें तो हम बेहतर शिक्षक हमको मिल पाएगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा। क्या उस स्तर का कुछ होता है? आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, आप कोडिंग की बात कर रहे हैं, कई प्राइवेट स्कूलों में भी ये उपलब्ध नहीं है। जब हम इसमें काम कर रहे हैं तो मैं केवल इसमें केवल खानापूर्ति की तरह हम लोग काम नहीं करते। मैं दुनिया का बेस्ट चीज़ उनको दे सकता हूँ, वो तैयारी हमारी रहती है। जैसे कोचिंग में आज भी कोटा का नाम शिखर पर है, हमने तैयारी की उस लेवल का कि उनको तरह का एक गांव के साधारण बच्चों को तैयारी के लिए कोटा में वाले फैकल्टीज अगर उनके घर में एक क्रांति आ सकती है, तो मैंने वही तैयारी की है। तो उस लेवल का हमारा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हैं। गाँव के वातावरण में उनको वो सारी सुविधा जो परिवार जिसका संपन्न हो, जो जिनकी इच्छा के आधार पर, आज के दिन में तो पढ़ाई बिल्कुल इच्छा से भी जा सकते हैं, कंपटीशन से नहीं, डोनेशन से भी लोग आगे चले जा रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जो कंपटीशन दे सकते हैं वो बच्चे छूट जा रहे हैं। तो कंपटीशन वाले बच्चों को लिए ऐसी सुविधा यहाँ पर बहाल कराएं, इसलिए मैंने वो उस फैकल्टी के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। रोबोटिक लैब यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं मिलता है। वो
क्रिएटिव सोच सके बच्चे। तो 8 क्लास 9 में भी उनका माइंड तो बड़ा खुला रहता है ना, तो मे बी ये क्लासेस इंजीनियरिंग में जाके उनके लिए ये विषय होता है, लेकिन क्लास 8 में भी वो विषय उसको मिल जाए, कि उसको साइकिल करके सभी बच्चों में, तीनों स्तर के बच्चों को मुहैया कराया जाए। तो ये सब जो आप कर रहे हैं सिल्ली में, इसी को सिल्ली मॉडल लोग कह रहे हैं। तो ये सिल्ली मॉडल क्या पूरे राज्य में स्थापित नहीं किया जा सकता? क्या ये पूरे राज्य के हर स्कूल में वो वर्चुअल रियलिटी लैब नहीं बनाया जा सकता? में नहीं सीखता हमारा 5th क्लास का 6th क्लास का रोबोट नहीं बना सकता? ऐसा क्या पूरे राज्य में नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। इच्छा शक्ति चाहिए इसके लिए, पूरा समर्पण चाहिए। ये 2 चीजें अगर कोई समाज में काम करने आए, कोई भी हो, या अगर उनका दिल, दिमाग और समर्पण इसके साथ रहेगा, अपने बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे, माने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे, और उन्हें लगेगा कि मुझे झारखंड को बिल्ड करना है, मुझे गांव को बिल्ड करना है, मुझे झारखंड के लिए काम करना है, और अपनी जो क्षमता है, जिस क्षमता के आधार पर मैं पद को ग्रहण किया हूँ, उस पद के साथ न्याय करना है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी आज की मानसिकता ऐसी है नहीं, लेकिन ये किया जा सकता है। मेरा ये मॉडल मैं इस तरह इसलिए करता हूँ चूंकि ये मॉडलिटी में मैं ले जाना चाहता हूँ। SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आज देख रहे हैं, ये सिल्ली मॉडल है। सिल्ली में इसको प्रारंभ किया, और आज देखो मुझे अवसर भी मिला। जब अवसर मिला तो मैंने पूरे राज्य के लिए आज के दिन में एक सेमी सिस्टम गांव के अंदर में डेवलप कर दिया। अब गांव के अंदर में कहीं भी आप देखिएगा, एक जो सब आपको जहाँ 20,000, 25,000, 50,000 के लिए गांव में किसी एक आदमी को, किसी साहूकार के यहाँ अपना जमीन या फिर गहना गिरवी रखना पड़ता था, अब ये ऐसा नहीं हो रहा है। गांव के अंदर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में 20, 25, 50,000 रुपया गांव में रहता है, और केवल 1% ब्याज में वो कभी भी आपकी आपात स्थिति में आपके लिए फंड जुगाड़ कर सकती है। सोचो, एक गवर्नमेंट से हटकर एक सिस्टम ने पूरे गाँव की अर्थव्यवस्था को बैलेंस किया और गरीब लोगों को बचा लिया है। एक बहुत बड़ा क्रांति इससे हुआ है। आगे जो आजीविका के लिए काम हो रहे हैं, जो ट्रेनिंग या उससे आगे कुछ हो रहा है, उत्पादन या उत्पादन क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, वो अपनी जगह पर है। शिक्षा के बाद हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सरकारी सिस्टम पे भरोसा उठ गया है लोगों का। लोग ये मानते हैं कि अगर कोई छोटा बीमारी भी है तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। आप कहते हैं स्वास्थ्य, पढ़ाई, और फिर कहते हैं न्याय। तो उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है? क्योंकि अगर एक आदमी भी बीमार पड़ता है तो महीने का बजट बिगड़ जाता है। ये बिल्कुल एक आम आदमी का खर्च देखो, मैं तीनों पर ही है। एक आदमी का छोटा न्याय, यदि मैं आवास की योग्यता रखता हूँ, पेंशन की योग्यता रखता हूँ, मैं सरकारी किसी योजना की योग्यता रखता हूँ, तो मैं योग्यता के आधार पर मुझे मिले, वो योजना हमको मिले। लेकिन आज के दिन में योजनाएं बिकती है, उसके लिए उन्हें चुकता करना पड़ता है, तब वो योजना उस तक आती है। उसमें भी भाव लगते हैं कि कौन कितना इस पर भाव दे सकता है, योजना उसके घर तक चली जाती है। तो न्याय व्यवस्था में सीधे ग्राम सभा में कर रहा हूँ। ग्राम सभा की मैं इसीलिए बात करता हूँ, गांव गवर्नमेंट की बात मैं इसीलिए कर रहा था कि ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा, और ग्राम सभा से ज़्यादा चीज़ों को संचालित करना पड़ेगा, और न्यायवर्तक बनाना पड़ेगा ग्राम सभा। मतलब अधिकारी के जगह गांव वाले तय करें कि किसका घर बनेगा। अब गांव के अंदर में, गांव के डेवलपमेंट में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। अगर डेमोक्रेसी में गांव के लोगों की भागीदारी ना हो तो थोपने वाला विकास कहा जाएगा। आप अगर कुछ चीज़ थोप रहे हैं, अगर कोई निर्णय गवर्नमेंट ऊपर ले रही हो, तो थोपने वाला विकास है। विकास का सृजन गाँव से और ग्राम सभा से होना चाहिए। दूसरा, जो आप अभी हमसे जानना चाह रहे थे कि भाई मैं जो दवाई की बात कर रहा था ना, दवाई का मतलब स्वास्थ्य सिस्टम से है। आज सब कुछ आपके पास है, स्वास्थ्य नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ का औसतम आयु देखो, कभी भी लोग इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। आप गाँव में, मेरे ट्राइब एरिया में औसतन आयु देखिए, महिलाओं की आयु ज़्यादा है, पुरुष का आयु कम है। आप देखेंगे कामकाजी महिला ज़्यादा है, पुरुष कम है। ये एक व्यवस्था हमारे यहाँ बनी हुई है। जिस हमारे परिवार के जिस भाई को जीना, जिसका न्यूनतम 70 से 80 साल होना चाहिए, वो 40 साल के बाद 70 साल के लगने लगते हैं। ये स्थिति यहाँ पर है। तो उनके लिए जो एक तो उनका खाना, पौष्टिक खाना, केवल अनाज और चावल खा के, चावल उबाल के कितना दिन आदमी सरवाइव कर पाएंगे? शरीर को सारे पोषक तत्व भी चाहिए जिसके आधार पर शरीर के संतुलित विकास में मददगार होते हैं। इस पर कोई सोचते नहीं। हेल्थ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए माने आप देखो, हमारा सबसे बड़ा संस्था रिम्स, आप जाके देखो आज की अवस्था क्या है। अगर इसकी भी चिंता किसी को नहीं है,
कैसा बिखरा हुआ है। जहाँ पर इतना गर्व हम लोग को होता है कि रिम्स है, जहाँ पर रिसर्च होता है, जहाँ पर सारे डॉक्टर्स, सारे बड़े डॉक्टर्स जहाँ पर हैं, वहाँ की अवस्था देखो। वहाँ पर लोग अगर आपके कोई पैरवी ना हो तो वहाँ जाने से हिचकते हैं। वो तो ओवर क्राउडेड है। तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटे छोटे काम के लिए लोगों को बड़ा बड़ा रकम चुकाना पड़ता है। और डॉक्टर ऐसा ही है, और उसका जो बिल इस तरह का है जिस पर लोग बहस नहीं करते, बात नहीं कर पाते हैं। हम आलू खरीदने जाएंगे तो हम बोलेंगे ये 3 रुपया नहीं 2 रुपया होना चाहिए। कभी आपने सुना है कि डॉक्टर के यहाँ जाकर 10,000 नहीं 10,000 क्यों, ये बोलता हुआ कोई नहीं दिखेगा। जो बिल बन गया वो बिल चुकता करके सीधे आना है, कभी भी उसका हिसाब नहीं पूछा जाता है। आप बोलो, एक जो हमारे शरीर में जो पानी चढ़ाया जाता है उस बोतल को बेसिक कीमत कितना पड़ता है? 30 से 40 रुपया। अब बताओ उसको बाजार, उसका वैल्यू क्या है? जब वो किसी प्राइवेट में आप इलाज कराने जाओ, कहीं भी उसको बोतल का उपयोग करो तो उसका कीमत कितना हो जाता है। अब एक छोटा से शुरू करो ना, लोगों के लिए क्या हो रहा है, क्या अवस्था बना के रखे। सुपर स्पेशलिटी में जाइएगा तो 1,000 रुपये, मिडिल में जाइएगा तो 800 रुपये, कई प्राइवेट नर्सिंग में 300 रुपये। हॉस्पिटल के आधार पर वो चीजें बनी है। अगर गाँव के किसी साधारण, जो गाँव में जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके माध्यम से कराएंगे तो 100-200 में ये होगा। यही आप किसी प्राइवेट छोटा नर्सिंग होम में आप चले जाएंगे तो वहाँ इसका कीमत 400-500 रुपया हो जाएगा। एक थोड़ा उसे सुपर होटल में, हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो इसका कीमत और 1200-1500 रुपया हो जाता है। आप देखो कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। और हमारा इलाज जवाबदेह इलाज नहीं होता है। कभी कभी लोगों के शरीर के साथ खेलना शुरू करते हैं, और जब काम खराब हो जाता है तब जाके हम लोग कहीं पर फेंक देते हैं कि आप बाहर जाके देखिए बोल के। एक जवाबदेह, आज भी देखो हमारे यहाँ से कम आधा से ज़्यादा फ्लाइट जो साउथ जाती है वो हॉस्पिटल के काम में, हेल्थ के काम के लिए जाते हैं। फ्लाइट्स भी उसी में जाते हैं। ट्रेन, जितनी भी ट्रेनें जाती है उसमें अधिकतर सीटें जो बुकिंग करते हैं वो इलाज के लिए जाते हैं। आप कभी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा आपका राज्य का राजस्व इलाज के नाम पर कितना बाहर चला जा रहा है, आपका राजस्व पढ़ाई के नाम पर कहाँ चला जा रहा है। अगर ये सुविधा गांव में, छोटी सुविधा है, देखो सबको बड़ा बीमारी होता नहीं है, छोटा सुविधा है। एक छोटा, किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ भी छोटा छोटा इलाज के लिए गांव के अंदर में सुविधा होनी चाहिए। और ये सुविधा संभव है, हमने करके दिखाया। एक पंचायत के अंदर में एक बीएससी नर्सिंग की एक गांव की लड़की ये करके दिखाई है। आपने उसको देखा भी होगा। मैंने पंचायत के एक हॉस्पिटल को मजबूत किया। मैं उसके लाइट को 24 घंटा लोगों के लिए समर्पित किया हूं, और मैं उसमें काम कर रहा हूं। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर मेरे सारे पंचायत में हॉस्पिटल में 24 घंटा आपको अटेंड करने के लिए लोग रहेंगे। बेसिक आवश्यक जो सुविधा है वहां उपलब्ध रहेंगे, और सेवा भाव से आपका सेवा करेंगे। ये तो कम स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रारंभ किया है, चूंकि इसमें एक बड़ा बजट है, गवर्नमेंट का जैसा थ्रू आउट सपोर्ट, और जब तक वो निर्णय नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ कमेटियां जो हमारे अधीनस्थ है, मेरी अध्यक्षता में है, तो कभी कभी उसके अंदर में हम लोग बैठ के उसी के आने वाले उसके जो रकम आयुष्मान के अंदर में जो हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर से कर रहे हैं। मैंने विभाग को भी कई बार आग्रह करता हूं, उनके थोड़ा सपोर्ट से इन चीज़ों को खड़ा कर रहे हैं। जांच के नाम पर आज के दिन में डॉक्टर 500 रुपया का, जांच 5,000 का, बिना जांच का। अब बदला है समय, अच्छी बात है कि जांच बिना जांच का कोई डॉक्टर आपके लिए दवाई लिखते नहीं। अब बताओ, लेकिन ये दिक्कत है कि 500 का डॉक्टर और 5,000 की जांच। अब ये गरीब कहाँ जाए, कैसे काम करे, कहाँ से संभव? उसके वार्षिक उसका इनकम ही हमारा 12-15 हजार से ज़्यादा वो इकट्ठा करके नहीं रख सकता है कोई गरीब आदमी जो सरकारी अनाज के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हेल्थ में कोई भी प्लान नहीं है। हमारी कोशिश यहाँ पर है, इस गुंज के प्लेटफॉर्म से हम अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में जो पंचायत स्तर के हॉस्पिटल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहे, ठीक है, नहीं भी रहे तो मैंने एक इस विद्यालय को, जिस विद्यालय को सरकार ने छोड़ दिया था, आप अभी अगला मैं ले जाऊंगा लादुबडी में, हम एक विद्यालय को अभी तैयार कर रहे हैं। मैंने उसके ऊपर अपना विधायक फंड दिया, वहाँ बेड वगैरह सब सारी चीज़ें मैं गवर्नमेंट से कुछ मिला तो उसको लगा दिया, और अभी तैयार कर रहे हैं उस पंचायत के अंदर में कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्वास्थ्य केंद्र कब बन के आएगा, मैं इंतजार नहीं करता, वहाँ तैयारी कर रहे हैं। उसको तैयार करके वहाँ पर 24 घंटा लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हर पंचायत में जाने की मेरी तैयारी है। हमने हेल्थ सिस्टम के लिए 14 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाए हैं। 403 गांव में हमारी तैयारी है कि 20 मिनट के अंदर ऑन कॉल उसके दरवाजे में गाड़ी पहुँचे, ये तैयारी हमारी चल रही है।